इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़े हैं। ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था और थोड़ा लेंदी भी चैप्टर था, ठीक ना? बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत सारी चीज़ें सीखे। लेकिन पिछले दोनों चैप्टर्स में, चाहे आप बात करें किस चीज़ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, या फिर बात करें आप पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो चैप्टर था अपना, इस दोनों ही चैप्टर में, इस दोनों ही चैप्टर में जो है वो जो चार्ज था, वो चार्ज किस अवस्था में था? विराम में था। चार्ज किस अवस्था में था? विराम में था। चार्ज जो था वो क्या था? रेस्ट में था। लेकिन अब जो अपना ये चैप्टर पढ़ना है विद्युत धारा, या अगला चैप्टर, इसमें आपका चार्ज विराम में नहीं रहेगा, चार्ज क्या रहेगा? गति में रहेगा। शांति से बैठ जाओ और ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक ना? चार्ज क्या रहेगा भाई? विराम में नहीं रहेगा, गति में रहेगा। तो गति दो तरह का रहेगा। गति, अगर आवेश की गति का हम लोग बात करें, अगर आवेश की गति का बात करें, तो ये गति दो प्रकार से होती है। एक तो नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और एक दूसरा होगा क्या? कि त्वरित वेग से। एक दूसरा होगा क्या? त्वरित वेग से, मतलब एक्सीलरेट होगा। देखो सुनो, किसी भी चीज का गति दो तरीके से हो सकता है। एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, हमेशा एक समान वेग से। और दूसरी बात ये रहेगी कि त्वरण के साथ चलता रहेगा, मतलब या तो उसका स्पीड लगातार बढ़ता रहे या लगातार क्या होता रहे? घटता रहे। तो ये दो तरह का वेग हो सकता है। एक कांस्टेंट से, कि हमेशा वेग कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। और एक दूसरा हो सकता है क्या? त्वरित वेग से। तो जो हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से पढ़ेंगे, नियत वेग से पढ़ेंगे, इसी में हम लोगों को क्या पढ़ना है? विद्युत धारा। इसी में हम लोगों को क्या पढ़ना है? विद्युत धारा पढ़ना है। और जो ये एक्सीलरेशन से पढ़ेंगे, त्वरित वेग से जब इलेक्ट्रॉन की गति होगी, जब आवेश की गति त्वरित वेग से होगी, तो यहां हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा का पूरा क्या? मैग्नेटिज्म, ठीक ना? मैग्नेटिज्म, या ये चैप्टर पढ़ेंगे क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक ना? क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है? इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान देना है और ऐसे ही पढ़ना है। मतलब अभी जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैसे? तो नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा क्या कि विद्युत धारा होता क्या चीज है? तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या कि आवेशों के सतत प्रवाह को, किसी से, किसी भी चालक से होकर के जब आवेश का प्रवाह होने लगे, कंटिन्यूअस फ्लो होने लगे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस चालक से होकर के विद्युत धारा बह रही है। आवेश बहने का मतलब क्या? चार्ज बहने का मतलब क्या? चार्ज के लिए कौन सा फैक्टर है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आवेश को लेकर के बहेगा। और ये बहाव अगर कंटिन्यूअस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस चालक से होकर के क्या हो रही है? आवेश बह रही है। यही क्या है? विद्युत धारा का परिभाषा है, जो आप लोग 10th क्लास में रटे होंगे। क्या रटे थे भाई? कि किसी भी चालक से होकर के, ठीक ना? अगर बात करें किस चीज का? विद्युत धारा का। तो अगर हम लोग बात करें किस चीज का? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक ना? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होता है, ये ध्यान देना। कहता है क्या कि किसी चालक से होकर के, क्या कहता है? किसी चालक से होकर, किसी चालक से होकर आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई चालक है अपने पास, तो चालक के बारे में पहले भी हम लोग जान चुके हैं क्या कि चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये चालक है, बहुत सारे एटम से मिलकर के बना होगा, और बहुत सारे एटम से मिलकर के बना होगा, इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? बहुत सारा होगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या कि ये जो चालक है, ये जो चालक है वो एल्युमिनियम का बना हुआ है। किस चीज का? एल्यूमिनियम का। तो ये एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई?
13। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2, 8 और 3। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने कक्षा में पूर्ण रूप से बंधा हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरा कंप्लीट ऑक्टेट में है। इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है कितने, और इस पर कहीं ना कहीं इसी 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए एबल है, वो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह तक वो चल सकता है। तो ये एक मोल में हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 3। एल्युमिनियम के एक एटम में, एल्युमिनियम के एक परमाणु में अगर बात करें तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर एक तार का बात करें तो ये तार कितने परमाणुओं से मिलकर बना होगा, अनंत परमाणुओं से। तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो अनंत गुने 3 होगा, होगा कि नहीं। किसी भी चालक में बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, कितनी, अनंत फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। कैसे भाई, तो अगर ये तार कॉपर का बना होगा तो उसमें अलग फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एल्युमिनियम का बना होगा तो बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये क्या होगा, और अनंत इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के, अनंत एटमों से मिलकर के कोई भी तार बनेगा, बनेगा कि नहीं। अगर छोटा सा टुकड़ा का भी बात करें तो उसमें अनंत टुकड़े होंगे, अनंत एटम से मिलकर के बना होगा, होगा कि नहीं। और एक एटम में अगर 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उस अनंत में उसका 3 गुना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब तुम यहां से एस्टिमेट इस बात का कर सकते हो कि किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है। बात समझ में आ रहा है। और इसी चालक से होकर के कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, बहने लगे। इलेक्ट्रॉन बहेगा कैसे भाई, तो तुम पिछले कक्षाओं में ये बात पढ़ चुके हो क्या कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है। और अगर हम बात करें एक विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र में अगर किसी धन आवेश को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगता है, और अगर हम विद्युत क्षेत्र में किसी ऋण आवेश को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उस पर बल लगता है। कितना बल लगता है भाई, क्यू ई के बराबर में। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, विद्युतीय क्षेत्र लगा दें, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, इधर लगेगा भाई, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है तो कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, है ना। और कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहेगा। तो जब कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहेगा तो फ्लो करने लगेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस चालक से होकर के विद्युत धारा आई बह रही है, जो आई क्या है, इस विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में होगी और इलेक्ट्रॉन के बहाव के विपरीत दिशा में। हमेशा ये बात याद रखना है क्या, कि विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। समझ में आ रहा है बात। क्या करना है भाई, यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा होगा आपका, जो आपका विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा वो प्रवाह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के किस दिशा में, विपरीत दिशा में। ये हमेशा याद रखना है कि जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके विपरीत दिशा में जो है सो विद्युत धारा को बहना है। इतना बात क्लियर है। अब सर ये बात तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन किसी चालक से होकर के बहेगा, किसी भी कारण से बह सकता है। तुम अगर मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर देखे होगे तो उसमें बहुत सारा कारण था जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा था, जिसमें मैं ताप के कारण हो रहा था, विद्युत क्षेत्र के कारण हो रहा था। और लड़के हमसे फोन करके पूछते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मन करता है ना कि पकड़ के मारे कान में तराक थप्पड़। 1000 दिन पूरे चैप्टर में रटवाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाके मिलता है, और फिर भी लड़का कहता है अच्छा इतना ही नहीं, ये भी कह देता है कि गलत पढ़ा दिए हैं। टीचर का किसी भी बात अगर गलत भी है ना, हो सकता है कि गलत हो जाए, आदमी है, कोई भी टीचर हो सकता है कि गलत हो जाए कोई चीज, लेकिन उसको तुम्हें एक बार गलत कहने से पहले 1000 बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो क्या बोले भाई कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा बहेगा, और विद्युत धारा किधर बहेगा, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में बल देगा।
मान लीजिए कि इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन बहने लग गया इसमें, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो गया, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत। तो अब भाई विद्युत धारा किधर बहेगा, इलेक्ट्रॉन जिधर बहेगा उसके विपरीत दिशा में। अब सवाल उठता है क्या, अब सवाल उठता है क्या कि सर विद्युत धारा कितना बहेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर विद्युत धारा कितना बहेगा। तो मान लीजिए क्या, मान लीजिए क्या कि कहता है क्या कि अगर कोई चालक है, अगर कोई चालक है, ऐसा कोई चालक है, और इस चालक में t बराबर 0 पर, यहां पर मान लो कि हम t बराबर 0 पर एक गेट खोले हैं, और इस गेट में कोई इलेक्ट्रॉन अभी तक प्रवेश नहीं किया है। यहां से t बराबर 0 पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं किया है। बात समझ में आ रहा है। जब हम थोड़ी देर के बाद देखें तो देखे क्या कि एट t इक्वल टू कोई भी टाइम t पे, देखे कि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घुस चुका है। इसमें क्या कर चुके हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घुस चुका है, आ चुका है इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। बहेगा भाई साहब, मान लीजिए कभी आप लोग खेत वेत पटाए हुए हैं पाइप से, पाइप से खेत पटाए हैं ना, तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोटर को तो पाइप तो खाली रहता है, पाइप खाली रहता है। तो t इक्वल टू 0 पे पाइप में कोई पानी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखें कि इतना पाइप जो है सो पानी से भर चुका है। इसका मतलब क्या, इतना पानी इसमें बह के आया है। मान लेते हैं कि इतना देर में जो इससे चार्ज बहा, ये यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई चार्ज नहीं था, ये था Q1, और यहाँ पे जो चार्ज था वो था कितना, Q2। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल लगा समय कितना हुआ है, तो कुल लगा समय जो भाई साहब लिखोगे, तो कुल लगा समय मान लो ये था T1 और ये था T2, तो T2 माइनस T1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कुल लगा समय कितना लिखोगे, T2 माइनस T1। और अगर बात करोगे प्रवाहित आवेश का, कि आवेश कितना बहा है, तो आवेश कितना बहा है भाई साहब, तो मेरे पास पहले था Q1, अब हो गया Q2, तो चेंज कितने का हुआ, Q2 माइनस Q1 का। तो प्रवाहित आवेश को जो है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, Q2 माइनस Q1। तो कहता क्या है, विद्युत धारा का परिमाण निकालने के लिए कहता क्या है कि जो विद्युत धारा का परिमाण होता है, ठीक ना, विद्युत धारा का परिमाण, विद्युत धारा का परिमाण प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण के बराबर होता है। प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना आवेश बहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इसको आप लोग 10वीं क्लास में ये भी पढ़े होइएगा क्या, कि आवेश के प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को, दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह का दर का मतलब क्या हुआ भाई, तो मान लो कि टी टाइम में आवेश बहा Q, मान लेते हैं क्या कि टी टाइम में कितना आवेश बहा, तो एक टाइम में कितना आवेश बहेगा, Q बट्टा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हमको लिखना हो, अगर हमको लिखना हो विद्युत धारा बराबर, अगर हमको लिखना हो विद्युत धारा बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कुल प्रवाहित आवेश, कुल प्रवाहित आवेश, और बटा में कुल लगा समय, लिख सकते हैं कि नहीं, कुल प्रवाहित आवेश बटा कुल लगा कितना। तो भाई साहब विद्युत धारा को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, अलग से पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक ना। विद्युत धारा को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई बराबर कुल प्रवाहित आवेश कितना है, Q2 माइनस Q1, और कुल लगा समय कितना है दोस्त, यही हो गया क्या, विद्युत धारा का परिभाषा। अब तुम जरा सा ध्यान देना कि Q2 माइनस Q1 क्या है। अगर तुम Q2 माइनस Q1 को ये बताओ तो डेल्टा Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। और T2 माइनस T1 को भी हम लोग डेल्टा T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि I बराबर डेल्टा
Q बाई डेल्टा T भी लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सा देखिए कि विद्युत धारा का परिभाषा तो निकल के आ गया, क्या? कुल प्रवाहित आवेश बट्टा कुल लगा। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। अब चर्चा करते हैं क्या कि ये विद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो आप याद करिए जिस समय में हम आपको वेक्टर पढ़ा रहे थे, तो उस समय में हम विद्युत धारा के बारे में चर्चा किए थे कि ये ना तो अदिश राशि है ना तो, क्योंकि भाई हम परिमाण भी निकाल पा रहे हैं और हमको इसका दिशा भी पता है क्या कि इलेक्ट्रॉन जिधर बहेगा इसके विपरीत दिशा में धारा बहेगा। इसका मतलब इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों चीजें हैं। तो उस हिसाब से वेक्टर क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए, ना कि स्केलर होना चाहिए। क्यों? कि वेक्टर का परिभाषा है क्या कि कोई भी ऐसा भौतिक राशि जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो और सदिशों के योग के नियम का पालन करे। ये तीनों चीज अगर फुलफिल कर देगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन विद्युत धारा जो है आपका, इसके पास परिमाण भी है, इसके पास दिशा भी है, लेकिन ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो ऐसा है कि इसके पास कुछ गुण जो है तो सदिश के हैं और कुछ गुण क्या है? अदिश के हैं। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। लेकिन चूंकि टेंसर क्वांटिटी अपने सिलेबस में नहीं है, तो अगर कभी कभी क्वेश्चन सेट करते समय, कॉम्पिटिटिव या बोर्ड क्वेश्चन सेट करते समय, एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर करता है क्या कि आपके साथ खेल खेलेगा। तो खेल खेलेगा तो कभी कभी ऑप्शन में टेंसर दे देगा, तो टेंसर दे देगा तो आपको टेंसर मार के आना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और अगर कुछ नहीं रहे ऑप्शन में तो आपको क्या करना है? अदिश मार के आना है, ठीक ना? तो हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए ऊपर, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये चार्ज भी जो है ये अदिश राशि है कि नहीं? चार्ज कैसा राशि है? और नीचे समय है, ये भी कैसा है? तो भाई अदिश को जब अदिश से भाग करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? अदिश मिलेगा, सिंपल सा बात है। लेकिन यहां पर आप ये पॉइंट करके लिखिएगा कि विद्युत धारा के पास, विद्युत धारा के पास परिमाण तथा, क्या है? परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों है, दोनों है। परंतु यह सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। परंतु यह सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है, नियम का पालन नहीं करती है, नहीं करती है। अतः विद्युत धारा, अतः विद्युत धारा कैसा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। क्यों? कि इसके पास कुछ गुण जो है वो किसके हैं? सदिश के हैं, और कुछ गुण किसके हैं? अदिश के। लेकिन भाई साहब यदि टेंसर ऑप्शन में मौजूद नहीं रहे, यदि टेंसर ऑप्शन में नहीं रहे, ऑप्शन में नहीं रहे, तब क्या करना है? तब कहना है क्या कि तब कहना है ये क्या कि जो आपका विद्युत धारा है, जो आपका विद्युत धारा है वो कैसा राशि है? अदिश राशि है। तुम देखो ध्यान से कि भाई परिमाण और दिशा दोनों है, तो दोनों है। तो अगर हम लोग बात करें एक से, देखो कि ऐसे करंट आए मान लो 3 एम्पियर का, और एक इससे ऐसे करंट आए 2 एम्पियर का, तो इधर से वापस कितने का जाएगा? मान लीजिए ये एंगल है 60 डिग्री। अगर ऐसे कर दें हम 3 एम्पियर का और ऐसे कर दें हम 2 एम्पियर का 90 डिग्री पर, अभी भी इधर से कितना जाएगा? कैसे भी हम तार को मोड़ के कर दें ऐसे करके 3 एम्पियर, इधर से हम मोड़ के कर दें हम 2 एम्पियर, अभी भी अगर इधर से जाएगा तो कितना जाएगा? 5 एम्पियर। मतलब परिमाण दिशा दोनों है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन एंगल के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं कर रही है। इसका मतलब जो विद्युत धारा है वो कैसा क्वांटिटी है?
टेंसर क्वांटिटी है, और अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या मार के आएंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो ये जरा सा अगर इसके यूनिट का बात करेंगे हम लोग, अगर हम लोग विद्युत धारा के मात्रक का बात करें, ठीक ना, तो देखिए अगर बात करेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, आई इक्वल टू बेटा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो चार्ज आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस हिसाब से जो है सो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कूलॉम पर सेकंड होता है। और इसी कूलॉम पर सेकंड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एम्पियर के नाम से। जिसे किसके नाम से जाना जाता है, जिसे एम्पियर, 10वीं क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना, जिसे एम्पियर कैपिटल ए के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतनी बातें? तुमको याद होगा कि 7 आधारभूत राशियों में, 7 आधारभूत राशियों में एक आधारभूत राशि अपनी विद्युत धारा भी थी। तो विद्युत धारा का अगर बीमा कोई लिखने के लिए बोले तो आधारभूत राशि का जो पावर होता है उसे ही तो बीमा बोलते हैं। तो अगर कोई आदमी कहे विद्युत धारा का बीमा क्या होगा, विद्युत धारा का बीमा क्या होगा, तो विद्युत धारा का बीमा या तो सिंपल आई लिखेंगे, खाली लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एल लिख देते हैं ना। तो ऐसे विद्युत धारा भी आधारभूत राशि है तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, या फिर कहीं कहीं इसको क्या लिखा रहता है, ए भी लिखा हुआ है। इतनी बातें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो कि आवेश के प्रवाह की बात हो रही है, कि आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जरा सा ये सोचिए कि अगर अपने पास जो चालक रहे वो चालक रहे कुछ इस तरह का, ये है इधर से ये एक चालक, इससे हम क्या किए, एक और पतला चालक हम जोड़ दिए, इसके आगे हम क्या किए, एक और इससे भी पतला चालक जोड़ दिए। अब देखो अगर ऐसा चालक है तो आवेश का प्रवाह क्या होगा, तुम ऐसे सोचना कि पाइप से ही पानी बह रहा है, तो तुम ये सोचो कि अगर यहां से 1 सेकंड में 10 लीटर का पानी बह रहा है तो यहां से भी 1 सेकंड में कितने लीटर का पानी बहेगा, 10 लीटर का पानी बहेगा। सिंपल सा बात है, ज्यादा फोर्स से बहेगा वो अलग बात है, लेकिन 10 लीटर ही बहेगा। बात समझ में आ रही है? यहां से कितना बहेगा, 10, मतलब 1 सेकंड में हर जगह से जो प्रवाहित पानी की मात्रा है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन भी हर जगह से कैसा बहेगा। तो अगर मान लीजिए यहां से विद्युत धारा बह रही है I1, यहां से बह रही है विद्युत धारा I2, और यहां से बह रही है विद्युत धारा I3, तो I1 बराबर I2 बराबर I3 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर चालक भाई साहब एक समान नहीं भी रहे और समान भी रहे और एक दूसरे से जुड़े हुए रहे तो हमेशा प्रवाहित आवेश का परिमाण क्या होगा, एक जैसा होगा। क्यों कि 1 सेकंड में अगर यहां से 50 इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो यहां से भी कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, यहां से भी कितने बहेंगे। बात समझ में आ रही है? कभी निडल सिरिंज देखे हुए हो, निडल का आगे वाला पोर्शन है मोटा, पीछे जो लगा हुआ है सिरिंज मोटा है और निडल पतला है। तो इधर से अगर हम दबाते हैं तो इधर धीरे धीरे बहता है, तो 1 सेकंड में इधर 10 ml बहा तो उधर भी 10 ml निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर यहाँ से 500 इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ से भी 500 इलेक्ट्रॉन बहेगा, यहाँ से भी कितना इलेक्ट्रॉन बहेगा। मतलब अगर ऐसे चालक रहे तो इसमें हर जगह जो प्रवाह का दर होगा वो प्रवाह का दर कैसा होगा, एक समान होगा। इसका मतलब विद्युत धारा भी हर जगह से कैसी बहेगी, एक समान। ये था कि आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए अगर आप लोग गति पढ़े होंगे, एक बीमीय गति या रैखिक गति 11th क्लास में, तो उसमें पढ़े होंगे कि चाल या वेग या त्वरण 2 प्रकार की होती थी, एक औसत त्वरण होती थी और एक ताक्षणिक त्वरण होती थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी समय अंतराल में बात करेंगे तो समय अंतराल में किसका बात करते हैं, और अगर किसी पार्टिकुलर टाइम पे बात करें, किसी विशेष समय के लिए बात करें तो कैसा होता है, ताक्षणिक। कितना बात मैं पढ़ाया हूँ पीछे भी, अगर नहीं पढ़े तो अभी से आप याद रखिएगा। जैसे सोचिए कि अगर घर से आप यहाँ तक आए 10 किलोमीटर कोचिंग तक और आपको 1 घंटा का समय लगा,
तो 1 घंटा का समय लगा और 10 किलोमीटर आपने दूरी तय किया, तो आपकी चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जरा सा सोचिए कि अगर आप 9 बजे चले हैं और 10 बजे कोचिंग पहुंचे हैं, तो 9:01 पर आपकी चाल जितनी थी, क्या 9:20 पर भी उतनी ही थी? क्या 9:25 पर भी उतनी थी? नहीं थी। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या, कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल के आए हैं। तो जो आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा कहा, ये आपका औसत चाल है। हो सकता है कि इसी घंटे के बीच में हम कहीं पर बैठ के चाय पी रहे हो, तो उस समय में मेरी चाल कितनी थी? 0। तो अगर मान लो कि 10:05 पर हम चाय पी रहे थे, तो उस समय में मेरी चाल थी कितने? लेकिन अगर 10:20 में जाम लगा हुआ था, हम धीरे धीरे चल रहे थे, और 10:25 में एकदम खाली रोड था, हम और तेज चल रहे थे। बात समझ में आ रहा है? तो अलग अलग विशेष समय पर चाल हमारी क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन अगर ओवरऑल 1 घंटा में हम लोग देखते हैं, तो हमारी चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई साहब, जब भी समय अंतराल में आप बात करेंगे, ये जो 1 घंटा है, ये क्या है? समय का अंतराल है। 1 घंटे का समय अंतराल है। 1 सेकंड का भी क्या होगा? समय अंतराल होगा। 3 दिन का भी क्या होगा? समय अंतराल होगा। तो अगर किसी भी समय अंतराल के लिए हम लोग बात करेंगे, तो किसका बात करेंगे? औसत का। और अगर किसी विशेष समय के लिए बात करेंगे, 10:05 पर तुम्हारी स्पीड कितनी थी, अब ये एक विशेष समय हो गया, कोई समय अंतराल नहीं है। तो विशेष समय पर हम लोग किस चीज का बात करते हैं? तात्क्षणिक का बात करते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपकी विद्युत धारा होती है, ये विद्युत धारा भी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? औसत विद्युत धारा। इसको बोलेंगे एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलेंगे? एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लिखते हैं क्या? IAVG, ऐसे लिखेंगे, ठीक ना? तो सीधे सीधे बात क्या करेंगे कि किसी समय अंतराल में, अगर बात करें किस चीज में, तो किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अगर आप बात करिए, किसी निश्चित समय अंतराल में जो विद्युत धारा का परिमाण होता है, जो विद्युत धारा का परिमाण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? होता है, उसे औसत धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? औसत धारा। अब देखो, इस समय अंतराल का बात कर रहे हैं, तो भाई साहब, यदि यदि डेल्टा टी समय में, यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो हम लोग जो यहां से विद्युत धारा लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? जो आई एवरेज लिखेंगे, औसत विद्युत धारा, वो क्या लिखेंगे? कुल आवेश, कुल आवेश बटा कुल क्या चीज? समय। तो देखो, ये समय जो है, ये जो समय है आपका, ये आई एवरेज लिखने के लिए आप अभी तक देखते आए कि कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ है आपका, और इसमें कुल समय कितना लगा है? डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल है, T1 से लेकर के T2 तक। अब 9 बजे आप घर से चले थे, वो था T1, और 10 बजे आप कोचिंग पहुंचे, वो था क्या? तो इस बीच में जो समय अंतराल है, वो 10 - 9, 1 घंटे का। तो ये क्या है? एक समय अंतराल है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें किस चीज का? तात्क्षणिक का, ठीक ना? क्या? तात्क्षणिक, तात्क्षणिक विद्युत धारा का। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। और इसको लिखेंगे क्या? IINS, शॉर्ट में इंस्टेंटेनियस। अब देखो, कि किसी विशेष समय में अगर बात करें, तो समय अंतराल कितने का हो जाएगा? बहुत छोटा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक ना? तो किसी विशेष समय में जो होगा, ठीक ना, किसी विशेष समय में, किसी विशेष समय में जो धारा का परिमाण होता है, किसी विशेष समय में धारा का परिमाण क्या कहलाता है? तात्क्षणिक धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? तात्क्षणिक धारा कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा,
कि तात्क्षणिक धारा को अगर हम लोग किसी विशेष समय के लिए बात करें, ठीक ना, अगर हम लोग किसी भी विशेष समय के लिए बात करें तो किसी विशेष समय में जो है आपका, देखिए, तो जो समय अंतराल होगा वो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लगभग लगभग क्यों, कि भाई टाइम इंटरवल 0 तो कभी खैर हो ही नहीं सकता है, तो ये अप्रोच करेगा किसको, 0 को। बात समझ में आ रहा है। तो इसको लिखने का जो एक तरीका होता है, इसको जो लिखने का एक तरीका होता है, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। मतलब क्या, टाइम इंटरवल कहाँ टेंड कर रहा है, 0। और परिभाषा क्या है भाई, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब तुमको मैं बोला हूं कि 3 तरह का डेल्टा, एक ये वाला डेल्टा, एक ये वाला डेल्टा और एक डी वाला डेल्टा। तो जब टाइम इंटरवल 0 हो उस समय वाले चेंज को इस वाले डेल्टा से लिखते हैं। तो इसी को जो आप लिखेंगे, इसी को जो आप लिखेंगे, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू वो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। और नीचे डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डी टी। और यही है तुम्हारा क्या, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर अगर आपसे पूछे कि आई एवरेज क्या होगा, तो आप सीधे क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, डेल्टा क्या है भाई, Q2 माइनस बाई T2 माइनस। और अगर तुमसे पूछे आई इंस्टेंटेनियस कितना होगा, तो तुम क्या कहोगे, डी क्यू बाई डी टी। मतलब आवेश को समय के रिस्पेक्ट में जब अवकलन कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखिए कि आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि एवरेज करंट निकालो, आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको खुद समझना है कि हमको एवरेज निकालना है कि इंस्टेंटेनियस निकालना। तो जब भी अगर समय अंतराल दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, आपको सीधे समझ जाना है कि निकालना क्या है। जब भी कोई एक पार्टिकुलर टाइम दिया रहे तो क्या बोलेगा, जैसे हम तुमको बोले कि तुम कितने चाल से आए हो, तो सर 1 घंटा लगा है, 10 किलोमीटर चल के आए हैं, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल के आए हैं। लेकिन वही मैं पूछूं कि बताओ 10:15 पर तुम्हारा चाल क्या था, तुम कहोगे सर चैन टूट गया था, रुके हुए थे। बात समझ में आ रहा है। 10:20 पे सर लेट हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे, अधिक था। तो हर पार्टिकुलर टाइम पे आपका स्पीड बदला है, लेकिन एक टाइम इंटरवल में आपका स्पीड क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट है। तो अगर टाइम इंटरवल दिया रहे, अगर आपको समय अंतराल दिया रहे, तो समय अंतराल में आपको क्या निकालना है, समय अंतराल में आपको निकालना है एवरेज। और अगर विशेष समय दिया हुआ रहे तो विशेष समय में आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस। इतनी बातें समझ में आई है कि नहीं आई है। अभी तक क्या बोला, आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। कैसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर। डायमेंशन क्या होगा, आई या ए। अगर हम लोग बात करें कि वेक्टर है कि स्केलर है, तो क्या है, टेंसर है। अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या है, स्केलर है। इसका मतलब आसानी से जोड़ घटा कर सकते हैं। अब देखो कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, अब देखो कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है भाई। तो एक क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक से प्रवाहित आवेश Q बराबर 3t² माइनस 2t प्लस 5 कूलॉम है, 3t² माइनस 2t प्लस 5 कूलॉम है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे दे कि t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन पूछ दे आपसे क्या, कि t बराबर 3 सेकेंड पर धारा का मान ज्ञात करें। t बराबर 3 सेकेंड पर धारा का मान ज्ञात करें। अब देखो ध्यान से, t बराबर 0 से 2 सेकेंड विशेष समय है कि समय अंतराल है, तो क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे कि इंस्टेंटेनियस,
एवरेज निकालेंगे यहाँ पर t बराबर 3 सेकंड पर, तो ये टाइम इंटरवल है कि पार्टिकुलर टाइम है, तो यहाँ पर एवरेज निकालेंगे कि इंस्टेंटेनियस निकालेंगे? इतना बात तो तुमको पता चल रहा है कि ऊपर वाले में एवरेज निकालना है, नीचे वाले में इंस्टेंटेनियस निकालना है। अब देखो कि एवरेज कैसे निकालेंगे भाई। तो एवरेज के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है क्या, आई एवरेज बराबर सर हम जानते हैं कि ये होता है कितना, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस, सर हमको इतना बात पता है कि जो T1 बराबर दिया हुआ है ये 0 दिया हुआ है और T2 बराबर कितना दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए आप, ये ध्यान दीजिए आप क्या कि मान लीजिए ये चालक है, ये है आपका चालक, और यहाँ है हम लोग t बराबर 0 पर और यहाँ है हम लोग t बराबर 2 पर। तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो कितना होगा और यहाँ पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q2। तो देखो कि Q बराबर जो अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस, ध्यान दे दो कितना है, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस। इसमें जब भाई साहब T1 बराबर आप 0 रखिएगा, T1 बराबर 0 रखिएगा तो Q1 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? रख दीजिए 0, 3 गुने t के जगह पर कितना रखना है, माइनस 2 गुने t के जगह पर कितना रखना है, प्लस कितना, कितना हो जाएगा 3 गुने 0 माइनस 2 गुने 0 प्लस कितना, यानी कि Q1 बराबर कितना आ गया, कूलम। ठीक है, तुम्हारे पास T2 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड, तो यहां से निकल के क्या आएगा, Q2 निकल के आएगा। कैसे भाई साहब, तो इस वाले में t के जगह पर अब की बार कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 2 का माइनस 2 गुने प्लस कितना, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 माइनस 4 प्लस, ये हो जाएगा कितना 11 कूलम। बात समझ में आ रहा है? इस Q में t बराबर 0 पुट किए तो T1 पुट किए तो Q1 निकल के आया, 12 5 17 में से 4 गया 13, है ना? अरे अपना जोड़ घटाओ बचपन से ही कमजोर है। ठीक है, चलिए देखिए ये इतना बात समझ में आ रहा है। उसके बाद सुनिए, Q1 निकल के आया कब, जब T1 रखे, और Q2 निकल के आया कब, जब, इसका मतलब भाई साहब Q1 बराबर जो है अपना वो 5 कूलम है और Q2 बराबर जो है वो अपना कितना है। तो भाई साहब आई एवरेज अगर हमको निकालना है तो आई एवरेज बराबर क्या लिखते हैं, Q2 माइनस बट्टा T2 माइनस Q2 कितना है, ये कितना है, T2 कितना है, ये कितना है, कितना हो गया, ठीक है, बराबर कितना, एम्पियर। एवरेज निकल के आ गया कितना, 4 एम्पियर। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि t बराबर 2 पे हमको बताइए या 3 पे बताइए कि कितना होगा पार्टिकुलर टाइम पे। तो तुम जानते हो ये कि जो I इंस्टेंटेनियस होता है वो कितना होता है, dq बाई, भाई साहब d बाई dt, और q के जगह पर अपने पास कितना है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस कितना। कोई दिक्कत, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे। क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, पावर को पीछे लाते हैं और पावर में से एक, तो 2 को पीछे लाओगे तो 3 से गुना कर कितना, t का पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2t का डिफरेंशिएशन करोगे कितना, और 5 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना। कोई दिक्कत है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसमें से अगर पावर 1 घटाइएगा तो 2 इंटू 1 और t का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। किसी पावर 0 1 होता है, पता है ना, तो किसी चीज का पावर 0 1 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 6t माइनस 2, है ना। निकालना आपको कहाँ पर है, तो एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो I बराबर कितना लिखिएगा 6t माइनस 2, और t के जगह पर जब 3 पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 2, जो कि हो जाएगा कितना 16 एम्पियर का। बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे एवरेज निकालना है, कैसे इंस्टेंटेनियस निकालना है। इलेक्ट्रिक करंट का फीलिंग समझ में आया है कि नहीं आया है, आया है। तो एक चीज और देखिए कि अगर मेरे पास चार्ज दिया हुआ हो, क्यू दिया हुआ हो और करंट निकालने बोले तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि अगर कोई चालक है और यहाँ पे T1 टाइम पे आवेश है Q1
और यहाँ T2 टाइम पे आवेश बह के आया कितना, तो जो हम लोग I बराबर जानते हैं दोस्त, ये कितना जानते हैं, dq बाई dt जानते हैं। dt को जरा सा इधर लेके आओ तो dq बराबर कितना हो जाएगा, I dt। अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ क्या करें, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। इधर हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन, और इधर हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन, आई डी टी। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक, और इसको ऐसे ही रहने दो, T1 से लेकर के T2 तक कितना, आई अपर लिमिट पुट करोगे, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, Q2 माइनस अपर लिमिट पुट की और लोअर लिमिट डाल के घटा लिए, इक्वल टू कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 तक आई dt। ये Q2 माइनस Q1 क्या है, Q2 माइनस Q1 क्या है, और डेल्टा Q बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 तक कितना। तो अगर करंट ही पता रहे तो T1 से T2 में कितना आवेश प्रवाहित हुआ ये भी निकाल लेंगे। कैसे, अगर चार्ज पता रहे तो करंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर करंट पता रहे तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा बात है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो। ये दिया हुआ रहे कि यदि I बराबर 2t माइनस 3 है, तो t बराबर 0 से 3 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको क्या है, I दिया हुआ है, और I से आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन बहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ है। तो भाई साहब, प्रवाहित आवेश निकालने के लिए तुम्हारे पास तो फॉर्मूला है कि डेल्टा Q बराबर जो है, तो हम लोग इंटीग्रेशन T1 से, तो T1 कितना है और T2 कितना है, यही ना, क्या लिखे हो, I बराबर क्यूब, डेल्टा Q बराबर क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन T1 से लेकर के I dt, यही ना। तो देखिए 0 से लेकर के 3 तक I के जगह पर कितना है बेटा, 2t माइनस dt, कोई दिक्कत। डेल्टा Q बराबर कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन, छोड़ो अब इंटीग्रेशन, सीधे देखो 2t का पावर 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, और उसी से क्या करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, ये 2 से 2 जाएगा, कितना बचा, टी स्क्वायर माइनस कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुने, हो जाएगा कि नहीं, और 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुने, देखो ध्यान से, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, यानी कि डेल्टा Q बराबर आया कितना, 0 माइनस, जो कि हो गया कितना। तो भाई साहब कोई चार्ज ही नहीं बहा, तो डेल्टा Q बराबर कभी पढ़े हुए हैं, एन, तो ई बड़ा, यहाँ तो एन ही तो आपको निकालना है, कितना होता है डेल्टा Q बाय 0 बट्टा बराबर कितना, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बहा है। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाता तो कुछ वैल्यू डाल के ई का वैल्यू पुट करते, कितना होता है ई का वैल्यू, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, पुट करते, सॉल्व करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता, कोई दिक्कत। इतना पढ़ के आइएगा। ये था आज का पहला क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगले दिन हम लोग, आज तो खाली जाने कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना, अगले दिन इसका पूरा मैकेनिज्म समझना है हमको कि आखिर इलेक्ट्रॉन बहता कैसे है किसी भी चालक के अंदर में। ठोस है, ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ से होकर के इलेक्ट्रॉन कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोगों को सीखना है। और अगला क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। आज एकदम बेसिक चीजें सीखे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का,
बेसिक चीजें सीखे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगला क्लास एकदम थ्योरेटिकल क्लास होगा, लेकिन हर टर्म आपको समझना है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अगला शुरू होगा। और अगर अगला क्लास आपसे मिस हो गया तो अगला कोई भी क्लास समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर का, ठीक है। इसीलिए अगला क्लास करिए, इंपॉर्टेंट क्लास है, बेहतर लगेगा। आज समझ में आया है कि नहीं आया है? कोई दिक्कत? तो रिवीजन करके आना, पढ़ के आना, मिलते हैं अगले दिन।